टाइटैनिक दिखाने गई पनडुब्बी टाइटन के गुम होने के बाद 5 बनाम 750 की बहस शुरू हो गई है। ये 5 बनाम 750 क्या है? इसका संबंध है 2 हादसों से। पहला मामला टाइटन का है। इसमें कुल 5 लोग बैठे हैं। उनमें से 2 उद्योगपति हैं जो अरबों के मालिक हैं। एक लड़का उद्योगपति का बेटा है, एक फ्रांसीसी खोजी है, एक टाइटन चलाने वाली कंपनी ओशन गेट का CEO है। 18 जून 2023 को उनकी पनडुब्बी का सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस से संपर्क टूट गया था। तब से US कोस्ट गार्ड, US मिलिट्री, होमलैंड सिक्योरिटी, कनाडा सरकार, फ्रांस सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां मिलकर उन्हें तलाश रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया संस्थान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी घटना बमुश्किल हफ्ते भर पहले की है। 14 जून 2023 को ग्रीस के तट के पास शरणार्थियों से भरी एक नाव पलट गई। इसमें लगभग 750 लोग सवार थे। उनमें से कुछ लोग सिविल वॉर से, कुछ गरीबी से, कुछ भुखमरी से, कुछ बेरोजगारी से त्रस्त होकर बेहतर जिंदगी की तलाश में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी उम्मीद डूब गई। हादसे में 79 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। 104 को बचाया गया, बाकी लोगों का कोई पता नहीं चला। कुछ ही दिनों के अंदर सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। किसी ताकतवर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने मदद भेजने की पेशकश नहीं की। शुरुआती जांच में सामने आया कि नाव की खबर मिलने के बाद ग्रीस के अधिकारियों ने कोई सहायता नहीं भेजी। उल्टा उन्होंने नाव को धक्का देकर दूसरे देश की सीमा में सरकाने की कोशिश की। हम यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहते हैं, दुनिया के हर एक व्यक्ति की जिंदगी मायने रखती है, भले ही उसकी आर्थिक स्थिति, उसका रंग, उसका जेंडर, उसकी पहचान, उसकी नस्ल, उसका धर्म आदि कुछ भी हो। पीरियड। खैर, हफ्ते भर के अंतराल में घटी इन 2 घटनाओं पर आए रिएक्शन ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या शरणार्थियों की जान की कोई कीमत नहीं है? और क्या सरकारों का ध्यान खींचने के लिए किसी अलग विशेषता की दरकार है? आज के शो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि पनडुब्बी का तलाशी अभियान कहाँ पहुंचा। पनडुब्बी के बाद चलेंगे पाकिस्तान, जहां राजधानी इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में फिर से बवाल शुरू हो गया है। मस्जिद के मौलवी रहे अब्दुल अजीज़ की गिरफ्तारी को लेकर मुठभेड़ हुई। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने धमकी तक जारी कर दी है। कहा, अब्दुल अजीज़ को कुछ हुआ तो तबाही मचा देंगे। जानेंगे मौलाना अब्दुल अजीज़ कौन है और ये नया हंगामा कहाँ तक जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 18 जून को टाइटन ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड्स के तट के पास डुबकी लगाई। इसे लगभग 3 घंटे तक टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचना था। टाइटैनिक अपने समय का सबसे लंबा और सबसे आलिशान जहाज था। इसको समंदर की महारानी का नाम दिया गया था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए निकली, लेकिन बीच रास्ते में बर्फ के विशाल टुकड़े से टकराकर डूब गई। हादसे में 1,500 से अधिक लोग मारे गए। लगभग 800 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। टाइटैनिक को लेकर समय समय पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी। एक थ्योरी तो ऐसी थी कि टाइटैनिक कभी डूबी ही नहीं, बल्कि कंपनी के मालिकों ने इंश्योरेंस का पैसा उठाने के लिए रोल प्ले किया था। बहुत से लोग इस पर भरोसा भी करने लगे थे, क्योंकि हादसे के बाद टाइटैनिक का मलबा नहीं मिल रहा था। कई दशकों तक इसको खोजने की कोशिश हुई। आखिरकार सितंबर 1985 में US नेवी के अफसर रॉबर्ट बलाट की टीम ने मलबे की लोकेशन खोज ली। उसके बाद वैज्ञानिक और एक्सप्लोरर्स ने रिसर्च के मकसद से कई बार दौरा किया। फिर 2010 के दशक में नई रेस शुरू हुई मलबे तक पहुंचने और मलबे का दीदार करने की। कुछ कंपनियों ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत भी की, लेकिन ये सबके लिए नहीं था। इसकी 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, जान का जोखिम। टाइटैनिक का मलबा 2 टुकड़ों में अटलांटिक महासागर की तलहटी में पड़ा हुआ है। ये सतह से लगभग 4000 मीटर की गहराई में है। समंदर इंसानों के लिए हमेशा से रहस्य का विषय रहा है। खराब मौसम और समुद्री जानवरों के हमले का खतरा भी बना रहता है। 2022 में ओशन गेट के फाउंडर और CEO स्टॉकटन रश ने CBS न्यूज़ से बात की थी। इसमें कहा गया था, मछली पकड़ने वाले जाल या किसी दुर्घटना की वजह से पनडुब्बी फंसी रह सकती है, लेकिन खतरा तो कार में बैठने पर भी होता है। तो क्या आप कार में बैठना छोड़ देंगे? संयोग देखिए, स्टॉकटन रश उन 5 लोगों में से हैं जो टाइटन पनडुब्बी के साथ गुमशुदा हैं। दूसरी वजह का संबंध खर्चे से है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए विशेष पनडुब्बी की जरूरत होती है। ये कार के साइज की गोलाकार पनडुब्बी में लोगों को बिठाकर भेजती है। इसमें ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी सुविधाएं होती हैं। इसके साथ में एक सपोर्ट शिप लगा होता है। ट्रिप की कीमत करोड़ों रुपए में होती है। टाइटन के एक टिकट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए की है। इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये ट्रिप अमीरों के एडवेंचर गेम में बदल चुकी है। जो पनडुब्बी गायब हुई है उसमें 2 उद्योगपति हैं। हामिश हार्डिंग एक प्राइवेट जेट कंपनी के मालिक हैं। पाकिस्तानी मूल के शहजादा दाऊद भी अरबपति हैं। उनका बेटा सुलेमान भी साथ में है। चौथे शख्स स्टॉकटन
रश ओशन गेट के सीईओ हैं। 5वें हैं फ्रांसीसी खोजी पॉल ऑनरी नार्जलेट। उनकी उम्र 77 साल है। उन्हें मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है। पॉल 35 बार इस मलबे तक की यात्रा कर चुके हैं। उन्हें इस तरह की पनडुब्बियां चलाने का पुराना अनुभव है। ये लोग पहले भी एडवेंचर ट्रिप्स पर जा चुके थे। टाइटैनिक को लेकर उनका उत्साह देखने लायक था। हार्डिंग ने ट्वीट कर इस बारे में बताया भी था, लेकिन 18 जून को डुबकी लगाने के 1.25 घंटे बाद ही टाइटन का सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस से संपर्क टूट गया। कई घंटों बाद इसकी जानकारी यूएस कोस्ट गार्ड को दी गई, तब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 19 जून को कोस्ट गार्ड ने कहा, हमारे पास 72 से 96 घंटों के बीच का समय बचा है। आज 22 जून की तारीख है। कैलकुलेशन के हिसाब से ऑक्सीजन की डेडलाइन खत्म होने की कगार पर है। 21 जून को समंदर के अंदर शोर भी सुनाई पड़ा था। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने अपना ऑपरेशन उसी दिशा में फोकस किया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने अपना ऑपरेशन उसी दिशा में फोकस किया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस ऑपरेशन में कौन कौन जुटे हैं? डीप एनर्जी नाम का एक जहाज है, उसके पास 2 रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं। ये समंदर में 3000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। कनाडा का अटलांटिक मरीन नाम का जहाज भी तलाशी अभियान में जुटा है। कनाडा ने नौसेना का एक जहाज मेडिकल सपोर्ट के लिए रवाना किया है। फ्रांस ने भी अपना एक जहाज भेजा है। उनका आरओवी मलबे की गहराई तक जा सकता है। इन सबके अलावा यूएस कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री, होमलैंड सिक्योरिटी समेत कई एजेंसियां खोई हुई पनडुब्बी को तलाश नहीं हैं। फ्रांस की एक पनडुब्बी तलाशी वाले एरिया में पहुंच चुकी है। इससे अंदर की तस्वीरें बाहर भेजी जा सकती हैं। ये अपने समय के सबसे बड़े समुद्री सर्च ऑपरेशंस में से एक में बदलता जा रहा है, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और दुनिया के सबसे ताकतवर देश इसको लेकर चिंतित भी नजर आ रहे हैं। ये वाजिब भी है। लेकिन हफ्ते भर पहले इससे कई गुना बड़ा हादसा हुआ और उस पर कोई बड़ी बहस या ऐसी कोई चिंता नहीं दिखी। हफ्ते भर पहले क्या हुआ था? 14 और 15 जून की दरमियानी रात ग्रीस के तट के पास लगभग 750 लोगों से भरी एक नाव पलट गई थी। इसमें 79 लोग मारे गए थे। लगभग 500 लोग अभी भी लापता हैं। ग्रीस के कोस्ट गार्ड पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने समय रहते मदद नहीं की। नाव 7 घंटे तक मदद की आस में खड़ी रही। इसके बारे में यूरोपियन यूनियन और ग्रीस के अधिकारी को एक दिन पहले पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने नाव के डूबने तक कोई हरकत नहीं की। ग्रीस इस आरोप से इनकार करता है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में दर्ज किया है, जिस जगह पर शरणार्थियों से भरी नाव खतरे में होती है, वहां पर ईयू के जहाज पेट्रोल नहीं करते। ईयू का बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड सिर्फ निगरानी और नाव को वापस लौटाने के लिए हवा से निगरानी रखते हैं। वे रेस्क्यू से परहेज करते हैं। ये बताने का मतलब है कि पश्चिम देश शरणार्थियों को 2 दर्जे का समझते हैं। उस स्थिति में भी जब उनकी जान खतरे में होती है, इन देशों के लिए शरणागत की रक्षा से ज़्यादा ज़रूरी अपनी सीमाओं को भीड़ भाड़ से बचाना है। और यही वजह रही है कि 2014 से अब तक भूमध्य सागर में 20,000 से अधिक शरणार्थी डूबकर मर चुके हैं या लापता हो चुके हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली प्रियंवदा गोपाल ने अल जजीरा में एक लेख लिखा। टाइटल है टाइटन एंड द ट्रॉलर हुज लाइव्स मैटर, यानी टाइटन और शरणार्थियों वाली नाव किसकी जिंदगी ज़्यादा मैटर करती है। वो कुछ ज़रूरी तथ्य दर्ज करती हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत सारे लोगों से कहीं अधिक मैटर करती है। लीबिया से इटली जा रही जो नाव डूबी, उसमें बैठे आधे से अधिक लोग पाकिस्तानी थे। वे गरीब थे। कुछ सीरिया, लीबिया और दूसरे अफ्रीकी देशों के भी थे। होमनामी घरों में कैद हम जैसे लोगों और जान जोखिम में डालने वालों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अगर उस अंतर को हटा दिया गया होता तो वे भी हाईटेक रेस्क्यू ऑपरेशन के हकदार माने जाते। उन्हें बस अवैध घोषित कर अपराधी घोषित नहीं कर दिया होता। डेली सभा में महमद सेलिक ने भी यही सवाल पूछा है। महमद लिखते हैं, ये कहानियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। ये 2 विशाल समंदर में घटे 2 अलग अलग त्रासदियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये हमसे कुछ बुनियादी सवाल पूछ रही हैं। क्या कुछ जिंदगियां दूसरों से अधिक कीमती होती हैं? क्या हम मानवीय त्रासदियों की कवरेज और उसके बारे में धारणा बनाने को लेकर सच में निरपेक्ष होते हैं? क्या आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है? हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां एक मौलाना ने पाकिस्तान सरकार को डरा दिया है। मौलाना जिसके संदेशों को रोकने के लिए पूरे इस्लामाबाद के मोबाइल फोन्स बंद करवा दिए जाते थे। मौलाना जिस पर दहशत फैलाने के आरोप लगते हैं, जिसके तार आतंकी संगठन टीटीपी और अलकायदा जैसे संगठनों से जुड़ते हैं, और मौलाना जिसके नाम पर उसके समर्थक जान लेने और देने के लिए उतारू हो जाते हैं। उस मौलाना का नाम है अब्दुल अजीज़। पॉपुलर कल्चर में अजीज़ को इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। 21 जून 2023 को पुलिस ने अजीज़ को अरेस्ट करने की कोशिश
कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। इसके बाद मौलाना के समर्थकों ने हंगामा काट दिया। उसके मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए, कई घंटों तक हिंसा की, पाक आर्मी और पुलिस के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी भी दी। वे टीटीपी से समर्थन मांग रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि राजधानी की सड़क पर दिन दहाड़े एक महिला पुलिसकर्मी को पीटा गया और किसी ने एक्शन नहीं लिया। ये तस्वीर देखिए, बुर्का पहनी ये लड़कियां जामिया हफ्सा मदरसे की छात्रा हैं। ये मदरसा लाल मस्जिद चलाती है। मौलाना अब्दुल अजीज इसी मदरसे का सर्वा है। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए। एक बिंदु पर आपको लाल मस्जिद लिखा दिख रहा होगा, दूसरे बिंदु पर पाकिस्तान की संसद है। इनके बीच की दूरी महज 3 किलोमीटर है। लाल मस्जिद से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ISI का मुख्यालय है। लाल मस्जिद से करीब और क्या है? पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट और कई देशों के दूतावास। मतलब ये मस्जिद राजधानी की सबसे प्राइम लोकेशन पर है। स्थापना के समय से ही इसका पाकिस्तान की राजनीति में दखल रहा है। लाल मस्जिद की कहानी भी जान लीजिए। साल 1967, उस वक्त जनरल अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। उन्होंने इस्लामाबाद के बीचों बीच एक मस्जिद तामीर करवाई। ये वही साल था जब पाकिस्तान अपनी राजधानी कराची से उठाकर इस्लामाबाद ले आया था। जब मस्जिद बनकर तैयार हुई तब एक सवाल उठा, इसमें नमाज कौन पढ़ाएगा? इसका भी हल जनरल अयूब ने खोज रखा था। उन्होंने कराची के प्रसिद्ध मदरसे जामिया बनूरिया से मदद मांगी। अल्लामा यूसुफ बनूरी जब जामिया बनूरिया के मुखिया हुआ करते थे, उन्होंने पंजाब प्रांत के एक छोटे से कस्बे के मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम सजेस्ट किया। अयूब ने हामी भर दी और इस तरह अब्दुल्ला लाल मस्जिद के इमाम बन गए। उनका एक परिचय ये भी है कि वो मौलाना फजलुर रहमान, जो शहबाज शरीफ की सरकार में गठबंधन पार्टी का हिस्सा हैं, उनके गुरु भाई थे। लाल मस्जिद की लोकेशन राजधानी में ऐसी जगह थी जहां ज़्यादातर ए ग्रेड के सरकारी कर्मचारी, सरकार के अफसर और नेता रहते थे। इसी वजह से वो लाल मस्जिद में ही नमाज पढ़ने आया करते थे। ऐसे में अब्दुल्ला के ताल्लुकात बड़े रसूखदार लोगों से होने लगे और फिर आया साल 1977। उस वक्त पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार थी। इसी साल जमात इस्लामी और पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने मिलकर आंदोलन शुरू किया, शरिया कानून लागू करने की मांग की। अब्दुल्ला ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। कुछ समय बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। जनरल ज़िया उल हक ने मुल्क की बागडोर संभाली। चूंकि ज़िया शरिया कानून का वादा कर सत्ता में आए थे तो लाल मस्जिद ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। बदले में ज़िया ने भी मस्जिद को प्रोटेक्शन देने का वादा किया। अब्दुल्ला को रुअत-ए-हिलाल कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। ये कमेटी चांद पर नजर रखती है, कई त्योहारों जैसे ईद के चांद की तस्दीक करती है। लेकिन इस कमेटी की अहमियत चांद की तस्दीक करने तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पावर का प्रतीक भी था। इसके अलावा ज़िया ने अब्दुल्ला को मस्जिद और मदरसों के निर्माण के लिए खूब पैसा भी दिया। 1980 में सोवियत अफगान वॉर की शुरुआत हुई। अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीनों को समर्थन दिया। पाकिस्तान का एक बड़ा धड़ा भी इसके समर्थन में था। इसमें अब्दुल्ला भी था। पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस जंग में लड़ने का आग्रह किया गया। कहा जाता है जो भी लोग इस जंग में लड़ने जाते उन्हें लाल मस्जिद में ठहराया जाता। अब्दुल्ला खुद भी इस जंग में लड़ने गया था। 1998 में अब्दुल्ला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गया अपने छोटे बेटे अब्दुल राशिद के साथ तालिबान से मिलने। इस दौरान वे लादेन से भी मिला था। मुलाकात के दौरान राशिद ने लादेन का जूठा पानी पी लिया था। जब लादेन ने इसकी वजह पूछी तो राशिद ने कहा कि आप जैसा जिहादी बनना चाहता हूँ। इसके एक बरस बाद ही अब्दुल्ला की हत्या हो गई। घर वालों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना पर आरोप लगाया। अब्दुल्ला के बाद लाल मस्जिद की कमान उसके बड़े बेटे अब्दुल अजीज को मिल गई। उसका छोटा भाई मदरसे का मैनेजमेंट देखने लगा और फिर अक्टूबर 2001 में वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। पाकिस्तान की कमान जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। लाल मस्जिद ने इस पर एतराज़ जताया, कहा कि कुछ समय पहले जिन लोगों का हम साथ देते थे आज उन्हीं के खिलाफ हम हथियार उठा रहे हैं। ये बात सही नहीं, हम इसके खिलाफ हैं। मुशर्रफ ने लाल मस्जिद की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। तालिबानियों पर हमला जारी रखा गया। कहा जाता है उस वक्त ओसामा बिन लादेन ने अब्दुल अजीज से सेना के खिलाफ फतवा निकालने की मांग की थी। फतवा जारी भी किया गया। फतवे में कहा गया कि पाकिस्तानियों को सेना के खिलाफ लड़ना चाहिए और इसमें जो भी अपनी जान गंवाएगा उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा और सेना के लोगों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफनाने दिया जाएगा। इस फतवे के बाद मुशर्रफ पर भी 2 बार हमले हुए, लेकिन वो इन हमलों में बच गए। धीरे धीरे लाल मस्जिद की कट्टरता बढ़ती जा रही थी। मस्जिद में तालिबानी नेताओं को भी जगह दी जाने लगी। कुछ समय तक परवेज मुशर्रफ से नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन 2007 में सब्र का बांध टूट गया। 10 जुलाई 2007 को सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। इसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। मरने वालों में अब्दुल अजीज का छोटा भाई अब्दुल राशिद भी था।
राशिद की मौत पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हुई। उसे एक नायक की तरह पूजा जाने लगा। दुनिया भर के आतंकी संगठनों ने उसे आदर्श मान लिया था। लादेन ने एक ऑडियो टेप जारी किया। इसमें उसने राशिद को इस्लाम का हीरो बताया और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। अयमान अल जवाहिरी, जो उस वक्त अलकायदा का दूसरे नंबर का नेता था, उसने भी एक ऑडियो टेप रिलीज कर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह की बात कही। सेना ने फिर मस्जिद पर कार्रवाई की। इसमें अब्दुल अजीज बुर्का पहनकर भाग निकला। जब महिला पुलिसकर्मी ने उनके मदरसे की लड़कियों की चेकिंग की तब अजीज पकड़ आया और उसे जेल हुई। इसके बाद अजीज के मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों ने हिंसक आंदोलन किए। एक पार्लर में काम करने वाले 7 चीनी नागरिकों को अगवा कर लिया गया। आरोप लगा कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। मामला इतना बढ़ गया था कि यह केस उस समय के चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ तक पहुंच गया था। फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजीज की रिहाई हुई, लेकिन अभी भी उसके नफरती तेवर कम नहीं हुए थे। वो मस्जिद से अभी भी जहरीले भाषण दे रहा था। उसका खौफ इतना था कि पाकिस्तान की सरकार शुक्रवार के दिन कुछ घंटों के लिए इस्लामाबाद में मोबाइल सिग्नल को कम कर देती है ताकि उसका भाषण लोगों तक ना पहुंचे। 2014 में टीटीपी के आतंकियों ने पेशावर के एक स्कूल में हमला किया, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई, जिसमें 134 मासूम बच्चे शामिल थे। टीवी शो में जब उससे इस पर सवाल पूछा गया तो अजीज ने हमले की मुखालफत करने से मना कर दिया। इसके बाद अजीज के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। जब भी उसकी गिरफ्तारी की कोशिश होती, उसके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे समर्थन में बाहर आ जाते। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि उसके मदरसे में 5000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और 500 से ज़्यादा टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं। उस इंटरव्यू में उसने शियाओं के खिलाफ अपनी नफरत भी जाहिर की थी। उसके मुताबिक उसके पिता अब्दुल्ला की हत्या एक शिया ने ही की थी। लेकिन आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर अब्दुल अजीज की गिरफ्तारी की कोशिश हुई और एक बार फिर ये नाकाम रही। 21 जून को अजीज दोपहर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकल रहा था। उसी वक्त काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोग उसे लेने आ गए। उसके विरोध में अजीज के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। झड़प के बीच वो बाहर निकलने में कामयाब रहा और इसके बाद उसके मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों ने सड़क जाम किया और प्रदर्शन भी। पुलिस का क्या कहना है? पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सीटीडी से बात की। उन्होंने अखबार को बताया कि हमारी टीम अजीज से मिलने गई थी और उन्हें सीटीडी के दफ्तर पेश होने को कहा था। सीटीडी ने बताया कि अजीज को लाल मस्जिद के इमाम के पद से हटा दिया गया है, फिर भी वो वहाँ नमाज पढ़ाता है। इसके अलावा बच्चों की लाइब्रेरी के पास वाले प्लॉट में उसने कब्जा किया हुआ है। इन्हीं मसलों पर सीटीडी अजीज से पूछताछ करना चाहती थी। गिरफ्तारी की कोशिश के बाद मौलाना अब्दुल अजीज ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी किया है। कहा, 2 सीटीडी की गाड़ियों ने मेरा पीछा किया, मेरी कार को रोका और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्होंने हम पर गोली भी चलाई, इससे मैं घायल भी हो गया हूँ। आप मेरी कार भी देख सकते हैं, लेकिन हमने बदले में बंदूक नहीं चलाई। इस बीच बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे मुझे भागने का मौका मिल गया। इस कथित हमले के बाद उसकी पत्नी उम्मे हसन का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें वो बदले की बात कह रही है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप भी बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।